जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 4 और 12 है गुरुवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम खबरें। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहनी है, सुननी है। हालांकि इन दिनों चुनावी चर्चाएं ज़्यादा हैं और चुनावों का जो माहौल है ना, वो पूरे शवा पर है साहब। कुल मिलाकर के ये है कि ना सिर्फ घटनाएं बल्कि चुनावों का भी जो माहौल है ना, वो इन दिनों कहीं ना कहीं सर्दियों के बीच में भी गर्मी का माहौल पैदा कर रहा है। चलिए आज की जो अपडेट है उसकी शुरुआत में अगर करूं तो सबसे पहले तो हम श्रद्धांजलि उनको देंगे जो बहुत लंबे समय तक सुर्खियों में छाए रहे और उनको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हमेशा होती रहीं। यानी MDH मसाला ग्रुप के जो ऑनर थे, जो संस्थापक थे, उनकी आज 98 वर्ष की आयु में डेथ हो गई और दिन भर मीडिया में ये खबर ट्रेंड करती रही। धर्मपाल जी गुलाटी ये संस्थापक रहे हैं MDH मसाले के, और जब इन्होंने शुरुआत की थी इस कंपनी की, तो आप में से बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि आखिर इस कंपनी का असली नाम था क्या। जब हम ऐड में और विज्ञापनों में देखते हैं तो MDH मिर्ची, धनिया और हल्दी, वहाँ से इसको जोड़ करके देखते हैं। लेकिन सही बात यह है कि महाशियन दी हट्टी नाम से इन्होंने ये कंपनी शुरुआत की थी। 1923 में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद में इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर इस कंपनी को न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भी एक बड़ी कंपनी के रूप में खड़ा कर दिया। स्वस्थ थे, भले चंगे थे, उनको लेकर के कई बार बातें भी होती थी कि आखिर ये MDH वाला जो बुज़ुर्ग है इसे कहीं कुछ क्यों नहीं होता। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि बहुत बड़ा योगदान था भारत की इंडस्ट्रीज़ सेक्टर में उनका, और 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित भी उनको किया गया था, सम्मानीय नागरिक के रूप में। आज उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो मसाला किंग के नाम से मशहूर थे, धर्मपाल जी गुलाटी। चलिए अब चलते हैं राज्य स्तर की खबरों पर जो सीधा सीधा आपसे जुड़ी हुई है और जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। राज्य से ऐसी क्या खबरें हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। तो राज्य स्तर पर अगर देखी जाए तो साहब, निकाय चुनावों में नाम वापसी को लेकर के आज अंतिम दिन था। अगर पूरे राजस्थान की बात की जाए तो पूरे राजस्थान में 7,249 प्रत्याशी, 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषदों में ये चुनाव होने वाले हैं। इनमें अब मौजूदा स्थिति जो है नाम वापसी लेने के बाद में 7,249 प्रत्याशी अब मैदान में बचे हुए हैं। कुल 14,32,233 पुरुष हैं, 7,46,663 महिलाएं हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगी। 1775 वार्डों के लिए 2,622 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर के निर्वाचन आयोग की व्यवस्थाएं और तैयारियां पूरी हैं। अब जो गेंद है वो जनता के पाले में है कि वो किसको चुनती हैं, किसको नहीं चुनती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के वार्डों में इस समय जो स्थिति है ना, बड़ी हास्यास्पद है। आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। SDM ऑफिस में जब मैं गया तो मैंने भी देखा था कि जो मान मनुहार का दौर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वेंस किया जाए कि भाई साहब आप अपना नाम वापस ले लो, आप हमारे सामने जो चुनौती बागी के रूप में ठोक रहे हैं उसको हटा लो। तो इसको लेकर के पैर छूते भी नज़र आए, मनाते हुए भी नज़र आए, ताकि कम से कम बागी मैदान में रहें और रास्ता साफ होता रहे। जिनको लगता है कि हमें जीतने की उम्मीद है और जनता कहीं ना कहीं हम पे ट्रस्ट करती है। नगर परिषद चुनावों से जुड़ी एक और खबर थी जिसने आज मेरा ध्यान आकर्षित किया। आज एक प्रतिष्ठित अखबार में मैंने सुबह सुबह खबर देखी कि सभापति का चयन अब सीधे तौर पर किया जाएगा। यानी सभापति का चुनाव कोई भी लड़ सकता है, उसका वार्ड मेंबर होना जरूरी नहीं है। इस बात को लेकर के मैं बड़ा कंफ्यूज था साहब, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब गहलोत सरकार बनी थी और उन्होंने जब इसको लेकर के कानून बनाया था तो UDH मंत्री शांति धारीवाल ने इसका विरोध किया था, और उनके विरोध के फलस्वरूप इस अध्यादेश को गहलोत सरकार ने वापस ले लिया था। और जो पुरानी परंपरा थी कि वार्ड पार्षदों में से ही कोई सभापति चुना जाएगा, यही स्थिति रहने वाली थी। लेकिन आज जब मैंने ये खबर मीडिया में देखी तो मेरा माथा ठनका और मैंने इसकी जांच पड़ताल शुरू की कि क्या वो कानून लागू हो गया, क्या उस अध्यादेश के तहत अब कोई भी व्यक्ति सभापति का चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए मैंने कई वकीलों से मालूमात की और उसके बाद में मैंने जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर हैं उनसे भी मैंने बात की, नवरत्न जी से, कि सर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद कोई कन्फ्यूज़न है इसको लेकर के। तो उन्होंने भी आज ये स्थिति स्पष्ट की कि ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि हाँ
अब कोई भी सभापति का चुनाव लड़ सकता है, उसका वार्ड पार्षद होना जरूरी नहीं है, लेकिन वार्ड पार्षदों में से ही एक व्यक्ति उसका प्रस्तावक जरूर बनेगा। अब इससे एक नई चीज निकल करके सामने आई है कि जो वार्ड प्रत्याशी सभापति बनने का बड़ा बड़ा दावा ठोक रहे थे, अब उनके सामने चुनौती बड़ी भी हो सकती है साहब। और वो बड़ी इसलिए हो सकती है कि अब मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि जिसके पास में धनबल होगा ना, वो अब सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित करेगा। कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं स्थिति जो है, मुझे नहीं लगता कि अच्छी होने वाली है। लेकिन अगर ईसीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो सीधी सी बात है कि सभापति का चयन अब सीधे तौर पर होगा, उसका वार्ड पार्षद होना ज़रूरी नहीं है। ये कन्फ्यूज़न मेरे दिमाग में था, इसे मैंने आज क्लियर कर लिया। कोरोना को लेकर के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं साहब राज्य सरकार ने, और ये कहा है कि 10 से ज़्यादा केस अगर किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उस क्षेत्र को अब कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाए, कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा अगर 10 से ज़्यादा केस कहीं भी कोरोना के पाए जाते हैं तो। इसके अलावा शिक्षा विभाग से भी कुछ खबरें आई है, और शिक्षा विभाग से प्रमुख खबरें देखिए, स्कूल बंद हैं दिसंबर का पूरा महीना, यानी ये साल पूरा ख़त्म। हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाती है दिसंबर में, और अब सरकार ने, शिक्षा विभाग ने नई चीज़ जारी कर दी है। क्लास 1 से लेकर के और 8वीं तक, क्योंकि स्कूल खुले ही नहीं है, पढ़ाई हुई ही नहीं है, कोर्स शुरू ही नहीं हो पाया है, तो कोर्स को कर दिया है छोटा, यानी 50%। सिलेबस को घटा करके कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का जो सिलेबस है उसको घटा करके 50% कर दिया है। वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत जहां पासिंग मार्क्स के लिए 33% अनिवार्य था, उसे भी अब घटा करके 26% कर दिया है। क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई है, स्कूल नहीं खुले हैं, बच्चे स्कूल गए ही नहीं हैं, तो फिर एग्ज़ाम किस आधार पर होगी। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये कदम उठाए हैं, और जल्दी इनके आदेश भी जारी हो जाएंगे कि 1 से 8 तक 50% और कक्षा 10th और 12th जिनमें हमारा ये था कि साहब 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है पास होने के लिए, उसे भी अब घटा करके 26% कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अंदर से ये खबर निकल करके हमारे पास में आई है। वैसे तो अच्छा ये हो कि साहब जल्द से जल्द स्कूल शुरू हो जाएं, पर देखते हैं, अभी तो इस साल तो शुरू नहीं होंगे। गहलोत सरकार की एक बड़ी पहल और आज सामने नजर आई है कि गहलोत सरकार ने अपना एक ईमेल आईडी अब जारी किया है आम आदमी के लिए, कि यदि कोई भी आपकी शिकायत है और समस्या है तो उसको आप उस ईमेल आईडी पर भेजें, और वो जो शिकायत है और समस्या है वो सीधा मुख्यमंत्री के पास जाएगी, मुख्यमंत्री गहलोत के पास। शिकायत तो जाएगी, मगर सुनवाई होगी, ये भी तो बड़ा प्रश्न है ना साहब। सुनवाई तो करो, शिकायत बिल्कुल लोग करेंगे, और ये बहुत अच्छी पहल आपने की है कि चलिए अब लोग कम से कम सीधा अपने मुख्यमंत्री से जुड़ सकें, लेकिन उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और उनको कहीं ना कहीं अमली जामा भी पहनाया जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर से क्या कुछ खबरें हैं। भरतपुर जिला, भरतपुर संभाग, बाल संप्रेक्षण गृह में का जो शराब पार्टी का वीडियो था वो वायरल हुआ, और उस वीडियो वायरल के होने के बाद में आनंद फानंद में प्रशासन जो है वो भी हड़कंप में आया, हरकत में आया। और आयोग की जो अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल जी, आज उन्होंने पूरी रिपोर्ट मांगी है इस मामले को लेकर के कि साहब क्या कुछ घटित हुआ है। इसके अलावा एसडीएम स्तर पर इसकी जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं कि इसकी जांच करवाई जाए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जानी चाहिए। शहर में चैन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भरतपुर में लगातार 1 महीने में आज तीसरी वारदात हुई है, और तीसरी वारदात ये हुई कि महिला से पहले तो मोबाइल छीनने का प्रयास किया बाइक सवारों ने, और जब उसमें कामयाब नहीं हुए तो उनके कानों में जो कुंडल थे उनको तोड़ करके और भागने का प्रयास किया मोबाइल से बाइक सवारों ने। शहर के गंगा मंदिर के पास की ये घटना है, और मथुरा गेट थाना पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और इसके बारे में पूरी जानकारी उन्होंने जुटाई। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। तो सैंपऊ थाने के गांव तलैया का नंगला में खेत में सिंचाई के पानी को लेकर के 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ, और इस झगड़े में 5 लोग घायल हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके पर्चा बयान दर्ज कर लिए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। करौली से आज कोई बड़ी खबर नहीं थी। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ, हमारे ज़िले की तरफ। हमारे ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं। जिला कलेक्टर कार्यालय में आज दिव्यांगजनों का सम्मान भी किया गया, और उनको व्हील चेयर भी प्रदान की गई, और ये कहा गया जिला कलेक्टर के द्वारा कि जो आश्रित हैं
और जो दिव्यांग हैं इनका सम्मान होना चाहिए समाज में, और कहीं ना कहीं ये भी समाज का सबसे महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा हैं। जिला कलेक्टर ने कोरोना की वैक्सीन के वितरण और टीकाकरण की तैयारियों को लेकर के आज बैठक ली। यस, ये खुशखबरी है कि वैक्सीन और बहुत जल्दी मिलने वाली है कोरोना की। किस तरह उसका वितरण किया जाएगा, उसको 4 चरणों में बांट दिया गया है। सबसे पहले किसको मिलेगी, फिर नंबर बुजुर्गों का आएगा, हॉस्पिटल्स में काम करने वाले जो कोरोना वॉरियर्स हैं सबसे पहले उनको टीकाकरण किया जाएगा ताकि वो सुरक्षित रहें और लोगों को सुरक्षित कर सकें। जो 50 साल से उम्र के अधिक के लोग हैं उनको फिर ये वैक्सीन या टीकाकरण लगाया जाएगा। इसको लेकर के जिला कलेक्टर ने आज टास्क फोर्स की बैठक ली कि किस तरह तो इस वैक्सीन को रखा जाएगा कोल्ड स्टोरेज में, परिवहन कैसे होगा, वितरण कैसे होगा इसका, और इसके अलावा इसका रखरखाव जो है उसको लेकर के भी आज समीक्षा बैठक की जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने। कोई मैसेज आया है? बीकेएस हत्याकांड धरने के समय प्रशासन ने जो मांगे मानी थी वे 18 दिन में भी पूरी नहीं हुई हैं। उनमें से एक मांग आर्म्स लाइसेंस की थी जिसे विधायक ने कलेक्टर से मना करवा दिया है। अगर भविष्य में इस परिवार के साथ कुछ होता है तो क्या विधायक जिम्मेदारी लेगा? मनराज जी ने भेजा है। मनराज जी, अगर ऐसा है, क्योंकि बीकेएस मीणा हत्याकांड पर हमारी नज़र है और हमने आपको 2-3 दिन पहले भी कहा था कि हम बहुत जल्दी खुद छोटी उदय आएंगे, पीड़ित परिवार से ज़रूर मिलेंगे कि क्या कुछ तो मिला है और क्या कुछ मिलना बाकी है। और बिल्कुल हम कहते हैं कि ये मांग थी कि उनको लाइसेंस शुदा हथियार दिए जाएं उनकी सुरक्षा के लिए, और अगर विधायक ने वाकई में प्रशासन से इसके लिए मना किया है तो ये घोर निंदनीय बात है। उस परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये उनका पहला हक है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लेकिन इस बारे में मैं और भी डिटेल आपको अभी कुछ देर में बताऊंगा कि क्या कुछ पुलिस की कार्रवाई वहाँ पर चल रही है, और बहुत जल्दी हम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनको भी यहाँ लाइव लेकर के आएंगे और आपकी बात ज़रूर करवाएंगे। सर, भरोसा रखिए, सत्य प्रताड़ित ज़रूर हो सकता है मगर पराजित कभी नहीं हो सकता। तो बिल्कुल आपकी तरह हम भी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए उस परिवार को। चलिए, तो अगली खबर फिर सवाईमाधोपुर जिले से कोरोना की सैंपलिंग बढ़ाने के आज जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। देखिए, आते ही एक्शन में नजर आए जो अभी जिला कलेक्टर नवनियुक्त हुए हैं राजेंद्र किशन जी, तो लगातार वो जितने भी विभाग हैं उनके अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, और क्या कुछ प्रोग्रेस चल रही है इसको लेकर के भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि कामों में तेज़ी लाई जाए। आज आपको एक बात और बता दूं कि सवाईमाधोपुर में भी सीवरेज का काम चल रहा है। इसको लेकर के उन्होंने ठेकेदार से और जो कंपनी है उनके लोगों से और कर्मचारियों से मुलाकात की, और उनका कहना था कि अगर आपके पास कर्मचारी 150 हैं तो इनकी संख्या बढ़ा करके जल्द से जल्द 400 करी जाए, ताकि सीवरेज का जो काम है उसमें कोई ढिलाई ना हो, और जल्द से जल्द सीवरेज का जो काम है इसको पूरा किया जाए, क्योंकि पूरे शहर को खोद करके रख दिया है। चाहे सवाईमाधोपुर की बात अपन कर लें, चाहे गंगापुर सिटी की बात कर लें, काम में तेज़ी लानी पड़ेगी। लेबर कम है तो लेबर बढ़ाने पड़ेंगे आपको, लेकिन अब जनता और नहीं भोगने वाली। लगभग 1-1.5-2 साल हो गए सर, लगातार सारी सड़कों को, पूरे शहर को आपने खोद करके पटक दिया। पेच वर्क जो है वो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन चलता है, और देखो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि फिर उसको दोबारा से खोद करके ठीक किया जाता है। आप एक ही बार में उसका काम अगर अच्छी क्वालिटी के साथ कर देंगे तो दोबारा खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको लेकर के आज सख्त निर्देश दिए हैं जिला कलेक्टर ने। तो सीवरेज का काम माधोपुर में भी चल रहा है और सीवरेज का काम ही गंगापुर सिटी में भी चल रहा है। इसके अलावा देखिए, कोरोना की सैंपलिंग बढ़ाने को लेकर के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं, और उनका कहना है कि और कर्मचारी अगर बढ़ाने की ज़रूरत हो लैब में तो वो बढ़ाए जाएं, लेकिन सैंपलिंग जो है वो बढ़ाई जाए ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, इसके सिम्टम्स का समय रहते पता चले और लोगों का समय पर इलाज संभव हो सके। गंगापुर सिटी की तरफ चलते हैं, हमारे शहर से क्या कुछ खबरें हैं। गंगापुर सिटी पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की है। वजीरपुर थाना प्रभारी जो है भरत सिंह, उनकी टीम ने जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश पर गंगापुर सिटी से अगर बात की जाए तो एएसपी हिमांशु शर्मा जी, डीवाईएसपी कालूराम मीना जी, इनकी पूरी मॉनिटरिंग में और पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको अच्छी तरह याद होगा, हमने लाइव भी दिखाया था कि गोलीकांड हुए थे 2, एक सेवा में और एक बड़ौदा बड़ौली में। उसमें विष्णु नाम का एक शख्स था, वो घायल हुआ था, उसके जांघ में गोली लगी थी और निजी चिकित्सालय में उसका इलाज हुआ था, जिसे पदम जी ने लाइव चलाया था। उस गोलीकांड का जो मुख्य आरोपी था
अवधेश मीणा पुत्र हरि मीणा निवासी बड़ौदा, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई मामलों में ये वांछित है, कई तरह की धाराएं इस पर लगी हुई हैं, 5 या 6 मुकदमे अलग अलग थानों में इस पर दर्ज थे। और व्रत अधिकारी जो हैं कालूराम जी मीणा, वो लगातार इन सारे मामलों की मॉनिटरिंग करते आ रहे हैं। टीमों का गठन किया गया और जहां जहां हो सकता है वहां वहां पर दबिश दी गई। पुलिस इस समय बड़े खुफिया तरीके से अपना काम कर रही है। देखिए, दौंदरी में जो फायरिंग हुई थी उसके आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। अवैध हथियारों के जहां जहां भी पुलिस को थोड़े बहुत भी नजर आ रहे हैं ना सिम्टम्स, वहां तुरंत पुलिस ने धरपकड़ का अभियान बहुत तेजी से चालू कर दिया है। और ये होना चाहिए साहब। अपराधियों में इस समय गंगापुर सिटी और उसके आसपास तो कम से कम जो वांछित अपराधी हैं उनमें तो इस समय डर का और भय का माहौल है। और ये जो अवधेश मीणा था, ये भी अपनी जान बचाता फिर रहा था, क्योंकि पुलिस लगातार इसके पीछे थी। सिविल ड्रेस में मुखबिरों के आधार पर तकनीक का प्रयोग करते हुए पीछा लगातार इसका किया जा रहा था पुलिस के द्वारा। जिला जो पुलिस उप अधीक्षक है कालूराम जी, वो लगातार अपनी टीम को मॉनिटर कर रहे थे, उनको दिशा निर्देश देते रहे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको सीक्रेट भी रखा गया, मीडिया के सामने भी सीक्रेट रखा गया। हमें इस घटना का पता था, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, लेकिन पुलिस की हेल्प करने की मदद करने की वजह से हमने भी इस मामले को थोड़ा सा सीक्रेट रखा कि जब तक कुछ हाथ नहीं लग जाता तब तक इसको एक्सपोज करना ठीक भी नहीं है। और आज प्रेस नोट जारी हुआ और पुलिस ने अवधेश मीणा को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। और आपको एक चीज़ और बता दूं, मेरी बात हुई आज जो पुलिस उप अधीक्षक है कालूराम जी से, और उन्होंने ये कहा कि मैं खुद जल्दी आऊँगा लाइव में आपके पास में, आपके चैनल पर, और बहुत सारे खुलासे करूँगा। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, यानी अभी सिर्फ ये आगाज़ है। ऐसे अपराधियों को इनके अंजाम तक पहुँचाना, ये संकल्प लिया है उन्होंने खुद से कि बहुत जल्दी 30 दिसंबर तक, खुद से वादा किया है कि जल्द से जल्द 30 दिसंबर तक ये जितने भी फ्यूजिटिव हैं ना, इनको सबको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा ताकि गंगापुर शहर और उसके आसपास शांति कायम हो सके। बातों में उन्होंने एक चीज़ और कही, वजीरपुर थाना क्षेत्र और पीलोदा थाना क्षेत्र, ये दो ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा ये गिरोह पनपे हैं। गैंग है सर इनकी, ये छोटे मोटे काम नहीं है, ये गैंग है इनका, जो गिरोह मिलकर के काम कर रहा है। चाहे वो अवधेश हो, चाहे एक नाम और आया था उसमें भूरा, चाहे वो हो, चाहे नागराज हो, ये लोगों ने गैंग बना करके और लगभग 3 से 4 साल से ये लगातार लोगों को हथियारों के दम पर लूटना, गोलीकांड करना, कनपटी पर बंदूक रख करके उनको डराना, धमकाना, इन सारी घटनाओं को विगत कई सालों से ये अंजाम देते आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब इनको या तो अपने आप को ये पुलिस के हवाले कर दें, और अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो पुलिस इनको बिल में से भी खोद करके निकालेगी और इनको इनके अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएगी। ये कहना है पुलिस उप अधीक्षक कालूराम मीणा जी का। चलिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चल रहा है और इसको लेकर के आज गंगापुर सिटी में भी खाद्य निरीक्षक की जो टीम थी उन्होंने कार्रवाई की है। और रिको इंडस्ट्रीज एरिया में विजय लक्ष्मी एक फैक्ट्री है, वहाँ पर बेसन के नमूने लिए गए हैं और उनको जांच के लिए भेजा गया है। नाम वापसी की आज अंतिम तारीख थी, यानी 3 तारीख, कल 4 तारीख है और कल जितने भी निर्दलीय हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। कौन से किस सिंबल से लड़ेगा ये कल फाइनल हो जाएगा। आज नाम वापसी की अगर बात की जाए तो आज लगभग 92 लोगों ने, हमारे पास जो अंतिम सूची आई थी उसके अनुसार गंगापुर सिटी में 92 लोगों ने अपने नाम वापस लिए हैं, यानी वो मैदान से हट चुके हैं, और 18 कल थे। ये यहाँ का है, और शायद 42 या 45 का आंकड़ा माधोपुर से आया था हमारे पास में, जिन्होंने आज नाम वापस लिए हैं। कुल मिलाकर के ये है कि कुछ तो मान गए, कुछ को मना लिया गया है और कुछ ने अपने आप अपने हाथ पीछे खींच लिए कि कोई फ़ायदा नहीं है और मुझे चुनाव नहीं लड़ना। तो अब धीरे धीरे थोड़ी सी तस्वीर साफ होती जा रही है। आपको एक चीज़ और बता दूं, अब पल पल आंकड़े बदलेंगे भी। हाँ, पल पल आंकड़े बदलेंगे भी साहब, सर्वे भी बदलेंगे थोड़े से, और कहीं ना कहीं जो गणित है ना, जो समीकरण है, वो भी अब थोड़ा सा बदलेगा। क्योंकि जब ज़्यादा फील्ड में होते हैं ना तो आंकड़े कुछ और बोलते हैं, और जब धीरे धीरे कैंडिडेट कम होते चले जाते हैं तो फिर आंकड़े और सर्वे जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रभावित ज़रूर करते हैं। लगातार कार्यालयों का उद्घाटन चल रहा है और पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर भाजपा कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं, तो कांग्रेस के कार्यालयों का उद्घाटन उनके ब्लॉक अध्यक्ष हैं और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो जाकर के कर रहे हैं। विधायक रामकेश मीणा अभी थोड़े से दूर हैं इन चीज़ों से, और लगातार कार्यालयों का उद्घाटन हो रहा है।
तो वो सिलसिला ज़रूर चल रहा है। अब चलते हैं, एक खबर मेरे पास में आई थी करौली के हिंडौन सिटी से आज, कि हिंडौन सिटी में आज कर्नल बैंसला के घर पर किसानों की और सर्व समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया और इसमें चंबल पांचना जगर लिफ्ट परियोजना जो है इसको लेकर के चर्चा की गई। बैंसला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कम से कम ये मुद्दा अब उठाया। अब इसको जल्दी से जल्दी इसके अंजाम तक भी पहुंचा दो। पाचना के वहाँ से हमारे पास फ़ोटो भी आई थी कि नहरों की सफाई होना शुरू हो गया है। नहरों की सफाई होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद जाग रही है कि अब ये जो नहरें थी ना 14 साल से जिनकी कोख सूखी थी साहब, अब वो कहीं ना कहीं पानी से हरी हो जाएंगी और उनकी जो प्यासी आत्मा है वो अब तृप्त हो जाएंगी। तो आज इसको लेकर के उन्होंने बातचीत की है, किसानों से भी बातचीत की है, सर्व समाज से भी बातचीत की है और कर्नल बैंसला ने ये कहा है कि जल्द से जल्द सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिलेगा और ये कहेगा कि साहब शीघ्र ही अब इन नहरों को खोला जाए और लोगों को पानी मिले। ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए और जगह जगह लोगों को जागरूक भी अब किया जाएगा, इसको आंदोलन का रूप भी दिया जाएगा और गांव-गांव जा कर के लोगों के बीच जागरूकता फैला करके इस अभियान से लोगों को जोड़ा जाएगा। लोग जुड़े हुए हैं साहब पहले ही, बस पहल करने की ज़रूरत थी। अब आप मैदान में आ गए हैं तो उम्मीद ये है कि कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठ करके और ये जो पांचना का पेच है ना ये भी कहीं ना कहीं सुलझेगा ज़रूर। बस मादा होना चाहिए कुछ करने के लिए, तो लोग तो अपने आप आपसे जुड़ते चले जाते हैं। अगर आपकी नीयत सही है तो सब कुछ सही है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर वहाँ से लगी मुझे। गंगापुर सिटी और बात करें राशन डीलरों की, लगातार हमारे पास में शिकायतें आ रही हैं। महू कला से आज हमारे एक दर्शक ने हमारे पास में शिकायतें भेजी है कि साहब सिर्फ 5 किलो गेहूँ मिल रहा है, मिलना चाहिए 10 किलो, उठ रहा है 10 किलो, लेकिन जो उपभोक्ता है उसको तो 5 ही किलो मिल रहा है। और इसके सबूत भी उन्होंने हमारे पास भेजे हैं, इसकी जांच हम कल ज़रूर करेंगे। छोटी उदय से भी ऐसा ही आ रहा है कि साहब 3-3, 4-4 महीने हो गए राशन का गेहूँ मिला ही नहीं है। केंद्र सरकार वाला गेहूँ नहीं आ पा रहा है या राज्य सरकार वाला नहीं आ पा रहा है, इसको लेकर के कन्फ्यूज़न है। जो कंपलसरी मिलना चाहिए वो मिल रहा है, कई जगह एडिशनल जो गेहूँ है वो नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, राशन डीलरों का अपना एक रोना है। उनका ये कहना है कि जो मेरी डिमांड है उतना माल मुझे मिल ही नहीं रहा। यानी एक राशन डीलर की डिमांड अगर 60 कुंटल है तो उसके पास माल 40 कुंटल और 30 कुंटल ही पहुंच रहा है। अब वो कहाँ से दे? तो मुझे ये समझ नहीं आता कि सरकार इन चीज़ों के लिए पहले तैयारियां क्यों नहीं करती हैं। जब आपके पास में सारे आंकड़े हैं, जब आपके पास में सारी रिपोर्ट है, आजकल तो आपने सब चीज़ ऑनलाइन कर दी साहब, तो फिर आप राशन डीलरों के पास में पर्याप्त मात्रा में राशन क्यों नहीं पहुँचा पा रहे? वो कहाँ से बांटेंगे? दूसरी बात, जो राशन डीलर धांधली कर रहे हैं मैं उनको साफ तौर पर चेतावनी देना चाह रहा हूं और उनसे अपील भी करना चाह रहा हूं, ना करें साहब। किसी के हक का गेहूं या किसी के हक का राशन तो मत मारो कम से कम, वरना इसका परिणाम बहुत भोगना पड़ेगा साहब आपको। तो लगातार राशन डीलरों की शिकायत हमारे पास में आ रही है। सुनीता मैम से कल हम मुलाकात करेंगे, उनसे मुलाकात हमारी बहुत लंबे टाइम से नहीं हो पा रही है। पहले वो मेडिकल लीव पर चली गई थी, फिर शायद किसी शादी में वो बिजी हो गई और अब शायद हो सकता है उनकी चुनावों में कहीं ना कहीं ड्यूटी लगा दी गई हो। पर उनसे मुलाकात करने का प्रयास मैं ज़रूर करूँगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर राशन वितरण को लेकर के जो धांधलियां चल रही हैं उन पर आपने क्या कार्रवाई की है और राशन डीलर अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं। जिनकी शिकायतें आ रही हैं उन पर कार्रवाई की जाए और सबूत भी मैं पेश करूंगा जहां जहां से मेरे दर्शकों ने मेरे पास में सबूत भेजे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बात करते हैं रोड लाइट की। शहर में रोड लाइटों का काम अब चल रहा है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें लंबे समय से शिकायतें थी तो वो ठीक हो गई। हमारे पास में काफ़ी टाइम से शिकायतें आ रही थी शिवपुरी ब्लॉक बी की, तो वहाँ आज मैंने मालूमात करी तो पता चला कि साहब रोड लाइटें वहाँ की अब ठीक कर दी गई है ठेकेदार के द्वारा। कैला देवी मंदिर जो है सालौदा मोड़ पर, उसके सामने वाली जो गली है वहाँ भी कुछ रोड लाइटें बंद हैं। तो ठेकेदार ने मुझे आज बिल्कुल आश्वस्त किया कि सर कल उनको बिल्कुल सुधरवा दिया जाएगा। और वहाँ से जो हमारे दर्शक है राजीव जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर कल ऐसा नहीं होता है तो आप मुझे बिल्कुल फ़ोन करें, क्योंकि आज मैंने खुद आज भी दोबारा कहा है और कल भी मैंने ये कह दिया था और मुझे आश्वस्त किया है कि साहब बिल्कुल वहाँ की जो रोड लाइट है वो ठीक करवा दी जाएगी। तो रोड लाइटों का काम चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है लोगों की ये तो कम से कम दूर हो साहब। सफाई का तो खैर कौन मालिक है मुझे नहीं पता शहर का, लेकिन मुझे तो कोई मालिक ही नज़र नहीं आता। सबसे बड़ी बात है कि शहर में
सफाई का तो रोजना रोना ही नहीं है। और मैं जितने भी दर्शक हैं ना उनसे भी कहना चाहूँगा, 2 महीने तक बिल्कुल धृतराष्ट्र बनना पड़ेगा साहब, और कोई इलाज हमारे पास है ही नहीं। जब तक इस शहर का कोई नया मालिक नहीं मिल जाता ना इस शहर को, तब तक तो शांति रहें आप, क्योंकि इलाज ही नहीं है हमारे पास में कुछ भी। हम भी अगर रोज़ चिल्लाते रहें, आप भी रोज़ चिल्लाते रहें, तो फ़र्क पड़ने वाला है नहीं साहब किसी के। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द, दिसंबर शुरू हो चुका है, 11 दिसंबर को वोटिंग है और 13 दिसंबर को परिणाम आ जाएगा। उसके बाद सभापति का चयन हो जाएगा और कुल मिलाकर के दिसंबर के अंत तक उम्मीद ये करते हैं कि नया सभापति कुर्सी पर बैठेगा और फिर कामों में तेजी से सुधार होगा और इस शहर की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। कैसे बदलवानी है, किसको बिठाना है, किसको चुनना है, अब ये तो आप ही के हाथ में है साहब। ये तो फैसला जनता को ही करना है कि इस शहर को कौन सी दिशा देनी है और कौन सी इसकी दशा जो है उसमें सुधार करना है। एक खबर और जिसको लेकर के हम भी बड़े चिंतित थे कि साहब इसमें अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। नांदोती में डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड, आपको अच्छी तरह याद होगा, धरना प्रदर्शन भी हुआ था। उनकी जो विधवा पत्नी थी वो भी धरने पर बैठी थी, ग्रामीण भी बैठे थे, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। विधायक रमेश मीणा पहुंचे, आश्वासन देकर के आ गए। उसके बाद में फिर विधायक PR मीणा साहब भी पहुंचे, वो भी आश्वासन देकर के आ गए। आखिर में 10-12 दिन के धरने के बाद में उनको ये आश्वासन दिया कि 25 दिन के अंदर अंदर जो नामजद आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 25 दिन पूरे हो गए साहब, कितना इंतज़ार करवाओगे। डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड का एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस हाथ पर हाथ रख करके बैठी है और 25 दिन बाद आज मेरे पास में ये रिपोर्ट आई है कि जो इस मामले में था दशरथ जाट मुख्य आरोपी, उसको लेकर के आज जो करौली के SP हैं पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा जी, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर दिया है और जो दशरथ जाट है इसको 5,000 रुपये का इनामी अपराधी घोषित कर दिया है कि इसके बारे में जल्द से जल्द सूचना दें। जो इसको पकड़वाने में सहयोग करेगा 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा। पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। कमाल करते हो साहब। वो है ना कि 9 दिन चले 2.5 कोस, 25 दिन बाद भी अगर कुछ निकल करके आया तो सिर्फ ये निकल करके आया कि एक पंपलेट आपने छपवा दिया और 5,000 का इनाम घोषित कर दिया। तो आप 25 दिन से क्या कर रहे थे। पुलिस चाहे तो कितना भी बड़ा अपराधी हो साहब, हमने दाऊद जैसों को नहीं छोड़ा, तो ये इतने बड़े अपराधी तो नहीं है कि जिनको आप पकड़ ना सकें। मतलब करौली की अगर बात की जाए ना साहब, तो करौली के बारे में हमेशा से मेरा ऐसा मानना था और मैं कई बार कह भी चुका हूँ अपनी न्यूज़ में। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह आ गए, SP मृदुल कछावा जी हैं, दोनों यंग ब्लड हैं सर। और मुझे हमेशा से ये लगता था, मेरा ये सोचना था कि करौली भाग्यशाली जिला है जिसको बहुत युवा प्रशासनिक अधिकारी मिले हैं और वो बहुत अच्छे तालमेल के साथ काम करेंगे। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है और निराशा भी होती है कि ज़्यादा बड़ी पहल की नहीं है अभी तक किसी मामले में। टोडा भीम थाना क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप देखेंगे ना साहब, तो चोरियां, अपराध, कोई चीज़ रुक नहीं रही हैं, लेकिन पुलिस के हाथ आज भी खाली हैं। मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी बड़े अपराधी को अब तक पकड़ा होगा या किसी बड़े मामले का अब तक कोई खुलासा किया होगा। ना पुलिस खुलासा कर पा रही है, ना अपराधियों को पकड़ पा रही है। आज भी टोडा भीम जो विधानसभा क्षेत्र है ना, वो ऐसा लगता है जैसे ये बैकवर्ड एरिया है। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई बड़ा उद्योग धंधा वहाँ पर नहीं लगा हुआ, ना वहाँ सड़कों की कोई स्थिति अच्छी है, ना वहाँ पानी के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया है, ना रोजगार के लिए है, ना शिक्षा के लिए है, ना चिकित्सा के लिए है। तो अब तक वहाँ जितने भी विधायक आए वो सिर्फ क्या वोट लेने के लिए आए थे क्या? वहाँ की जनता जागरूक क्यों नहीं हो पा रही है? गंगापुर सिटी को आप देख लीजिए या किसी और क्षेत्र को आप देख लीजिए, जनता आवाज़ उठाती है और यहाँ के विधायक कहीं ना कहीं, चाहे कोई सा भी हो, अपने सेक्टर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ तो कर रहा है। टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र से हमको कभी कोई सुनने को ही नहीं मिला कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा हो वहाँ पे, कि कोई बड़ी योजना टोडा भीम के लिए आई हो, या पुलिस ने कोई बड़ा कारनामा किया हो, या शिक्षा विभाग में कोई हलचल हुई हो। नांदोती को आप जाकर के देख लीजिए, कितनी दुर्दशा का शिकार है, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। SP के तौर पर अगर देखा जाए तो मृदुल जी से बहुत सारी उम्मीदें लोगों को हैं, लेकिन अभी तक पुलिस कोई बड़ा खुलासा नहीं कर पाई है इस मामले में।
महेश मीणा हत्याकांड को 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गए सर, और हम बहुत जल्दी उनके गांव बलदेवपुरा जाएंगे और उनकी बेवा से मिलेंगे, उनकी विधवा से मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और देखेंगे उनका दर्द कि बिल्कुल परिवार को कितना तो इंसाफ मिला है और आखिर गड़बड़ है कहाँ। तो एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है मृदुल सर से कि सर प्लीज़ इस मामले में बढ़ चढ़ करके टीम बना करके, और जिस तरह अब गंगापुर पुलिस थोड़ा सा एक्शन में आई है या जिले की पुलिस हमारे यहाँ एक्शन में आई है, बस ऐसा ही एक्शन आपको करना है तो कर दीजिए, ताकि लोगों की उम्मीदों पर आप खरे उतरें और पुलिस का जो इकबाल है वो बुलंद रहे, आम जन में जो विश्वास है वो बना रहे। इसी तरह आज एक खबर और आई डिबशा से, कितनी सही है कितनी गलत है वो जांच का विषय जरूर है, लेकिन चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का एक मामला सामने आया है। केंद्रीय विद्यालय के पास में एक चारागाह भूमि है जिस पर आज रोलर चले, सड़क का निर्माण कर दिया, मोरम डाल दी गई। प्रशासन से मेरी अपील है कल जाकर के इस मामले को पूरी संज्ञान लें। इस मामले में क्या कुछ गड़बड़ है कि अगर वो चारागाह भूमि है तो कौन ऐसा ठेकेदार है जो उस पर कब्जा कर रहा है, कौन सा ऐसा भूमाफिया पनप रहा है जो उस पर कब्जा कर रहा है। तो बिल्कुल इस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है कि आज वहाँ जेसीबी भी चली है, मोरम डाल दी गई है, सड़कों का निर्माण हो रहा है साहब, और जबकि वो चारागाह भूमि है। तो डिबशा से हमारे पास में एक दर्शक ने हमारे पास में ये शिकायत भेजी है। और ये तमाम बड़ी खबरें थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। अब बात करते हैं आपकी और हमारी। तो याद रखिए राइट टू रिकॉल, अगर कोई वार्ड पार्षद 1 साल तक काम नहीं करता है, आपने चुन लिया है, तो वार्ड की 25% जनसंख्या, मतदाताओं की 25% जनसंख्या उसको वापस उसके घर पे बैठा सकती है। यह अधिकार आपको दिया है, भूलना मत इसको सर, क्योंकि बहुत बार आप एक चीज़ और भूल रहे हैं जो आपको वो दिया ना नाटो, NATO, उसको भी तो भूल रहे हैं आप। नोटो जो है कि हाँ बिल्कुल नोटा जो है कि आप जो कैंडिडेट अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर भी, हालांकि मुझे मालूम है इनके नियम बड़े अटपटे बनाए साहब निर्वाचन आयोग ने, लेकिन एक तो राइट टू रिकॉल, सभापति के चयन को लेकर के मैंने बता दिया कि जो मेरा कन्फ्यूज़न था आज मुझे वो दूर हो गया, और ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि अब सभापति का चुनाव कोई भी लड़ सकता है, वार्ड मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। और जाते जाते एक बड़ी खबर जिस पर मैं प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए पुलिस अपने हिसाब से सारे काम कर रही है, अपराधियों की धरपकड़ भी चल रही है, दिन रात एक कर रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, थाना अधिकारी और कोतवाली जो प्रभारी हैं हमारे अनिल मुंडा जी, वो फील्ड में ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आ रहे साहब। करोगे तो दिखोगे, करोगे नहीं तो दिखोगे कैसे। कुल मिलाकर के शहर की यातायात व्यवस्था और बाज़ारों में भीड़ ये बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जाम इस शहर की नियति बन चुका है। एनी आवर एनी टाइम आप कभी भी चले जाइए, आपको बाजार में हर जगह जाम मिलेगा। अतिक्रमण का मामला फैलता जा रहा है, ठेले वाले फैलते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो आंख मूंद करके बैठा हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही साहब, ना तो वाहनों पर, जो वाहन हैं उन पर कोई नियंत्रण लग रहा। अच्छा, भारी वाहनों का प्रवेश गंगापुर सिटी में बेधड़ल्ले से हो रहा है साहब। दिन में सीमेंट के बड़े बड़े ट्रॉले आ रहे हैं, बिल्कुल उनको कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। टेम्पो वालों ने तो इस शहर को ऐसा बना दिया जैसे डस्टबिन ही नहीं होता, कहीं का भी कचरा लाओ और डस्टबिन में डाल दो। शहर की यातायात व्यवस्था में अगर सबसे ज़्यादा कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो है यहाँ के चलने वाले अवैध रूप से ऑटो। टेम्पो वालों ने इस शहर को बिल्कुल ख़राब कर दिया, इसकी यातायात व्यवस्था को ख़राब कर दिया। भीड़ बाजार में बेहताशा बढ़ती जा रही है, कोई रोक टोक नहीं है किसी भी प्रकार की। मोटरसाइकिल बाजार में दिन भर घूमती है। व्यापारियों से बार बार निवेदन करने के बावजूद भी अपना ट्रांसपोर्ट का जो सामान है ना वो भी दिन में ही मंगाते हैं। ठेले, रिक्शे, उन पर सामान लाद लाद करके दिन भर ट्रांसपोर्ट का माल आता है। मतलब फिर ये शहर सुधरेगा कैसे? ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा, ना व्यापारी ध्यान दे रहे, ना लोग ध्यान दे रहे, तो फिर सुधरेगा कैसे? तो प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है और स्पेशली थाना अधिकारी अनिल जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ आप खुद इस मामले की मॉनिटरिंग करें, जाकर के देखें, और जहां आवश्यकता हो यातायात पुलिस की, हालांकि हम जानते हैं कि बहुत कम कर्मचारी हमारे पास में हैं, उतना पर्याप्त स्टाफ नहीं है, लेकिन हमारे पास में होम गार्ड के या RAC के जवान हैं। अगर हम रिक्वायरमेंट भेजें, रिकमेंडेशन करें
क्योंकि हमें ज़रूरत है। अब इस शहर को कहीं तो सजाना, संवारना, सुधारना पड़ेगा साहब। वाहनों का जो रेलम पेल चलती रहती है ना बाजार में, उन्होंने शहर को बिल्कुल बदसूरत कर दिया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा ज़रूर है कि शहर की यातायात व्यवस्था, भीड़ को नियंत्रण करना और अतिक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और लोगों का पेशेंस से जवाब दे रहा है साहब। मैं अगर मेरी बात करूं तो मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा जब मैं दिन भर बाजार के हालात देखता हूं ना, कि क्या करूं मैं, क्या करें हम इन लोगों का। तो वो चीज़ है। ये आज के दिन भर की तमाम बड़ी खबरें थी और उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छी लगी होंगी। और कल चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे और चुनाव चिन्ह मिलने के जस्ट बाद में जी न्यूज़ पोर्टल पर ऑनलाइन सर्वे शुरू हो जाएगा कि किस वार्ड से किसकी पोजीशन अच्छी है और सभापति पद का सबसे बड़ा दावेदार कौन है। और इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करने के लिए कल कुछ पत्रकारों के साथ हमारी डिबेट है, तो कल का लाइव देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा। कुछ वरिष्ठ पत्रकार हमारे पास साथ में होंगे जिनसे सवाल जवाब भी होंगे और हम देखेंगे और जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे कि आखिर इस शहर का भविष्य अब क्या होने वाला है और राजनीति किस करवट बैठेगी इस शहर की। ये ज़रूर हम कल लाइव में आपको बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और कोई मैसेज आया हो तो मुझे बताइए सर। हाँ, एक दर्शक ने बोला था, बताया था कि रिया हॉस्पिटल से ब्लड लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचने में उसको 1 घंटे का वक्त लग गया था। बिल्कुल सर, मुझे फ़ोन किया था। और यातायात जाम की व्यवस्था की वजह से ये तो शुक्र है कि उनके परिजनों की जान नहीं गई, वरना आप सोचिए कि अगर ज़्यादा इमरजेंसी होती और समय पर वो ब्लड नहीं पहुंचा पाते तो क्या कंडीशन हो सकती थी। बिल्कुल उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि सर मुझे रिया हॉस्पिटल से और सरकारी हॉस्पिटल ब्लड लेकर के आने में 1 घंटा लग गया था। तो जिम्मेदारी तो कौन लेगा साहब। जिम्मेदारी अगर ले लेते और जिम्मेदारी समझ लेते तो ये समस्याएं क्यों पैदा होती। तो कल का लाइव ज़रूर देखिएगा और बाकी लगातार पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। आप बार बार हमसे कहते हैं कि सर टाइम फिक्स करो, हमारा टाइम फिक्स है, हम 9 बजे शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि दर्शकों को नोटिफिकेशन मिलने में वक्त लग रहा है। बिल्कुल, मैंने कई दर्शकों से बात की है कि हम जब शुरू करते हैं उससे लेकर के जब दर्शकों के पास में नोटिफिकेशन पहुंचती है लाइव की, उसके बीच में काफ़ी बार तो बहुत गैप हो जाता है। कुछ दर्शकों ने मुझे ये बताया कि साहब 10:30 10 बजे आकर के हमारे पास नोटिफिकेशन पहुंचती है, तब जाकर के हम लाइव देखते हैं। तो ये हमारा एरर नहीं है, लेकिन हमारा फिक्स टाइम ये है कि हम 9 बजे लाइव शुरू कर देते हैं। और अभी सर्दी खास भी नहीं है, लेकिन क्या है कि चुनावों की हलचल है सर, तो खबरें जुटाना, गेस्ट को इनवाइट करना, गेस्टों से टाइम लेना, उस हिसाब से, वरना हम तो चाह रहे हैं कि इसको 8:30 या 8 बजे शुरू कर दें। लेकिन उम्मीद करेंगे हम जल्द से जल्द इसको, आपकी भावनाओं की कदर हम ज़रूर करेंगे, अच्छे तरीके से उसको करने का प्रयास करेंगे। आपके लाइक और कमेंट्स बिल्कुल हमारे पास में भेजते रहिए, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर है सर कि जी न्यूज़ पोर्टल को किसी के पक्ष और विपक्ष में के चश्मे से बिल्कुल ना देखें। जी न्यूज़ पोर्टल आम आदमी की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, हर घर की आवाज़ है, हर आम की आवाज़ है और हर खास की आवाज़ है। जो होगा सामने होगा, जो दिखाना है सामने दिखाएंगे। जो तीखे और चुभते सवाल मुझे पूछने वो तो मैं पूछूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो बस यही बात है, आपका प्यार, आपकी शुभकामनाएं, आपका समर्थन अगर मिलता रहे ना, तो हम हर आदमी की आवाज़ उठाते रहेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है साहब, आम आदमी की कोई पार्टी नहीं है, हमारे लिए असली पार्टी हमारे दर्शक हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़ पोर्टल इसी तरह देखते रहें और कल की अपडेट और कल का लाइव ज़रूर देखें। जय हिंद और जय भारत।